हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बायोअवेलेबिलिटी के बारे में। सो बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है? द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ए ड्रग रीचिंग टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 500 mg की कोई टैबलेट खाई, ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले क्या होगा, वो जीआईटी में जाएगी। जीआईटी में जाकर वो डिसइंटीग्रेट होगी, जीआईटी फ्लूइड के साथ डिसॉल्व होगी और उसके बाद वो ब्लड में एब्जॉर्ब होना शुरू होगी और फिर वो पोर्टल वेन से लीवर में जाएगी जहां पर उसका मेटाबॉलिज्म होगा और उसके बाद वो ब्लड से फिर साइट ऑफ एक्शन पे जाती है। तो फॉर एग्जांपल हमने 500 mg की टैबलेट खाई थी, ठीक है, बट साइट ऑफ एक्शन पर वो 200 mg ड्रग हमारा साइट ऑफ एक्शन पर पहुंचा और रिसेप्टर पे बाइंड किया और उसने अपना इफेक्ट प्रोड्यूस किया। तो इसको हम कहते हैं बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। सो 200 mg जो अवेलेबल है, और जब भी ड्रग एक्शन पे पहुंचेगा और रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो उसका अनचेंज फॉर्म में रहना जरूरी होता है। सो बेसिकली वो फ्री होना चाहिए, प्रोटीन से बाइंड नहीं होना चाहिए और वो बेसिकली उसका जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अनचेंज फॉर्म में जब ड्रग पहुंचता है तो तभी वो एक्शन शो करता है, ठीक है। सो बायोअवेलेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो बेसिकली सपोज हमने पैरासीटामोल 100 mg पैरासीटामोल ओरली ली है और वो अनचेंज फॉर्म में अब्जॉर्ब हुई है 40 mg, ठीक है। तो बायोअवेलेबिलिटी उसकी कितनी होगी? 40%। तो बायोअवेलेबिलिटी को हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। सो ऐसे ही अगर सपोज हमने पैरासीटामोल को आईवी लिया, डायरेक्टली हमें ब्लड स्ट्रीम में आईवी रूट के थ्रू हमने 100 mg पैरासीटामोल ली है, तो वो 100 mg ब्लड में पहुंच जाएगी और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म दैट इज लीवर में वो नहीं जाएगी और डायरेक्टली ब्लड में जाएगी, तो उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी होगी वो 100% होगी। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें ये याद रखना है कि बायोअवेलेबिलिटी आईवी रूट से जो बायोअवेलेबिलिटी होती है, जो ड्रग हम आईवी रूट से देते हैं उसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है। और कोई भी ड्रग जो हम ओरली लेते हैं, जैसे कि हम टैबलेट के फॉर्म में या कैप्सूल के फॉर्म में जो ड्रग लेते हैं, उनकी बायोअवेलेबिलिटी हमेशा 100% से कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि जैसे मैंने बताया, ड्रग पहले जीआईटी में जाएगा, वहां पर वो कुछ परसेंट उसका वहां पे डिसइंटीग्रेट होगा या वो एक्सक्रीट भी हो सकता है या फिर फूड के साथ उसका कोई इंटरेक्शन भी हो सकता है। सपोज आपने 100 mg ड्रग लिया था और वो 100 mg में से लेट सपोज 20 mg ड्रग वो डिसइंटीग्रेट हो गया या वो किसी तरह से जीआईटी जो फ्लूइड्स होते हैं उसमें वो ड्रग चेंज हो गया, उसका फॉर्म चेंज हो गया, तो बेसिकली वो ड्रग 20 mg ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होगा। सो 20 mg ड्रग एक तरह से हम कह सकते हैं कि लॉस हो गया, ठीक है। तो जो 80 mg ड्रग है अब वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगा और उसके बाद वो फिर लीवर में जाएगा। सो लेट सपोज लीवर में जाकर वो 30% वहां पर मेटाबोलाइज हो गया। सो 80 में से 30%, 20% वो जीआईटी में लॉस हो गया, 30% वो लीवर में लॉस हो गया। तो जो ब्लड में हमारे पहुंचेगा, जो साइट ऑफ एक्शन पे जितना ड्रग पहुंचेगा वो कितना पहुंचेगा? 50 mg। सो बेसिकली वही उसकी बायोअवेलेबिलिटी होगी। तो कभी भी ओरल ड्रग हमारा कभी भी 100% बायोअवेलेबिलिटी शो नहीं करता है, और इसीलिए बायोअवेलेबिलिटी को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हमेशा बायोअवेलेबिलिटी को हम कंपेयर करते हैं आईवी से। सो फॉर एग्जांपल हमें किसी भी नए ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी को चेक करना है, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले उसका जो आईवी फॉर्म होगा, पहले हम उस आईवी फॉर्म को देंगे और उसके बाद हम प्लाज्मा कंसंट्रेशन मेजर करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली हम कर्व बनाते हैं टाइम और प्लाज्मा कंसंट्रेशन में। सो फॉर एग्जांपल हमने ड्रग से पहले हमें किसी भी फॉर एग्जांपल न्यू ड्रग की हमें बायोअवेलेबिलिटी को चेक करना है,
तो उसको हम कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले उसी ड्रग को हम आईवी देंगे और उसके बाद उस ड्रग को हम ओरली देंगे। ठीक है, तो पहले हम जब आईवी देंगे तो वो ब्लड में जाएगा और एक मैक्सिमम कंसंट्रेशन अचीव करेगा। ठीक है, ये एक मैक्सिमम प्लाज्मा लेवल वो अचीव करेगा और उसी को हम सीमैक्स बोलते हैं। ऐसे ही सेम ड्रग को फिर हम ओरली देंगे और हम उसका एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। तो बायोअवेलेबिलिटी को हम एरिया अंडर कर्व से बेसिकली कैलकुलेट करते हैं। जो बायोअवेलेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। तो AUC ओरल डिवाइड बाई AUIV और उसको फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा परसेंटेज पे बायोअवेलेबिलिटी आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी ड्रग का बायोअवेलेबिलिटी को मेजर करते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज हमने दो डिफरेंट टैबलेट ली जिसमें सेम अमाउंट है। फॉर एग्जांपल हमने 100 mg पैरासीटामोल लिया और ए लिया, ये 100 mg पैरासीटामोल, और सेम 100 mg पैरासीटामोल हमने दूसरी कंपनी का लिया और वो हम उसको हम डिनोट कर रहे हैं बी से। ठीक है, नाउ अब अगर हम इसका AUC निकालेंगे तो ए वाले का AUC और बी वाले का AUC सेम आएगा, यानी एरिया अंडर द कर्व दोनों का सेम है। बट इसमें यहाँ पर आप देखें, इसमें लिखा हुआ है थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन। तो इसको हमें समझना जरूरी है, थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन को। सो ए वाला क्या होगा, रेडिली अब्जॉर्ब होगा और अपना जो उसका पीक है, जो ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, ये कम टाइम में अचीव कर लेगा। ए ने ये कम टाइम में अचीव कर लिया और बी में इसके कंपैरिजन में जहां पर इसने ज्यादा टाइम में ये इसने जो इसका पीक कंसंट्रेशन है वो अटेन किया। बट इनके पीक कंसंट्रेशन को भी अगर आप देखें तो ए का जो कंसंट्रेशन है, जो सी मैक्स है, वो MEC यानी मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन भी जिसको हम कहते हैं, उसको उसने क्रॉस कर लिया। तो ये मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऐसा कंसंट्रेशन होता है जिसके नीचे अगर हमने ड्रग दिया, यानी इस कंसंट्रेशन से कम अगर हमने ड्रग दिया तो हमारा ड्रग कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगा। सो जैसे ही ये थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस होती है तब वो अपना एक्शन शो करता है। तो कोई भी ड्रग को अपना एक्शन शो करने के लिए मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से ज्यादा होना चाहिए। वहीं अगर हम बी को देखेंगे तो बी ने मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को अचीव नहीं किया, इसलिए कोई भी एक्शन शो नहीं करेगा, जबकि इन दोनों का बायो अवेलेबिलिटी सेम है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि रेट एंड एक्सटेंड ऑफ द ड्रग डिफाइन करता है बायो अवेलेबिलिटी को। तो इसने प्लाज्मा कंसंट्रेशन ए ने जल्दी अचीव कर लिया और इफेक्टिव कंसंट्रेशन को, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को क्रॉस कर लिया। तो यहाँ पर जो ए है वो अपना एक्शन शो करेगा, बट जो बी है वो अपना एक्शन नहीं शो करेगा। तो कौन कौन फैक्टर हैं जो बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? तो इसमें सबसे पहला अगर हम देखें तो इसमें फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग भी बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ड्रग्स होते हैं जो ज्यादा लिपिड सॉल्युबल होते हैं, कुछ ड्रग्स होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। सो कोई भी ड्रग ऑप्टिमली जो हमारे ब्लड में जा करके और एक इफेक्टिव थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करने के लिए और अमाउंट जो साइट ऑफ एक्शन पे जाकर रिसेप्टर से बाइंड करेगा और उसके बाद अपना एक्शन शो करेगा, तो उसके लिए ड्रग का लिपिड सॉल्युबल होना भी जरूरी है और उसका कुछ फ्रैक्शन वाटर सॉल्युबल भी होना चाहिए, जिससे कि वो जीआई फ्लूइड में इजीली डिसॉल्व हो सके। ठीक है, तो इसलिए फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज भी बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ऐसे ही
कुछ पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स जैसे कि पेशेंट का एज और डिजीज स्टेट। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का लीवर खराब है, तो अगर किसी वजह से लीवर में कोई प्रॉब्लम हो गया है तो उससे क्या होगा, जो बायोअवेलेबिलिटी है वो इफेक्ट होगी, क्योंकि हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो हम अभी आगे देखेंगे, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो इफेक्ट करता है हमारी बायोअवेलेबिलिटी। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, सो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है बेसिकली, ये जब हमारा ड्रग एब्जॉर्ब होके लीवर में जाता है तो लीवर उसको बेसिकली चेंज कर देता है और या तो इनएक्टिव बना देगा या फिर उसको ज्यादा सॉल्यूबल बना देगा, जिससे फिर वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। तो बेसिकली जो ड्रग है वो किसी दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है, मोर पोलर फॉर्म में चेंज हो जाता है और फिर इजीली एक्सक्रीट हो जाता है। और जो ड्रग मेटाबोलाइज होता है वो फ्रीली फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है, और वो जैसे कि इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो नाइट्रोग्लिसरीन। सो नाइट्रोग्लिसरीन का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है। इसी वजह से अगर हम नाइट्रोग्लिसरीन ओरली देंगे तो वो 90% नाइट्रोग्लिसरीन डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में। इसीलिए नाइट्रोग्लिसरीन को हम सबलिंगुअल देते हैं। तो ऐसे ड्रग जिनका फर्स्ट हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, फिर उनका हमें रूट चेंज करना पड़ता है, जैसे कि प्रोपेनोल। तो प्रोपेनोल में अगर हम उसको आईवी देते हैं तो हमें कम डोज देनी पड़ती है एज कम्पेयर टू उसका जो ओरल डोज होता है। तो ये कुछ फैक्टर है जो बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अब एक टर्म आता है बायोइक्विवेलेंस। सो बायोइक्विवेलेंस क्या होता है, two drug formulation are bioequivalent if they show comparable bioavailability and similar time to achieve peak blood plasma concentration। so कोई भी दो ड्रग वो बायो इक्विवेलेंट तब माने जाएंगे जब उनका बायोअवेलेबिलिटी सेम होगा और वो सिमिलर टाइम में पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन को अचीव कर लेंगे। सो फॉर एग्जांपल दो कंपनी है, एक एक कंपनी ए है जो कि इनोवेटर कंपनी है और दूसरा कंपनी बी है, लेट्स से जो जेनरिक कंपनी है। सो सपोज ये दोनों कंपनी 100 mg पैरासीटामोल बना रही है, ठीक है। अब जो कंपनी ए है उसकी बायोअवेलेबिलिटी सपोज 100% है, ठीक है। वहीं जो कंपनी बी है उसका जो ड्रग है उसकी बायोअवेलेबिलिटी आती है 98.8%। तो ये दोनों बायो इक्विवेलेंट होंगे बेसिकली, क्योंकि इसमें हम एक रेंज लेते हैं बेसिकली ±20% लेते हैं। सो अगर दो कंपनीज एक फॉर्मुलेशन बना रही हैं, एक ड्रग बना रही हैं 100 mg फॉर एग्जांपल, यानी मतलब सेम स्ट्रेंथ का, तो उसका एक रेंज हमने डिफाइन किया, यानी ±20% होना चाहिए। सो 80 to 120% एक्सेप्टेबल होता है। अगर 80 mg से 120 mg और ड्रग आएगा बी का तो वो इक्विवेलेंट होगा ए के, ठीक है। ऐसे ही टर्म होता है थेराप्यूटिकली इक्विवेलेंट। तो थेराप्यूटिकली इक्विवेलेंट हम किसी भी दो ड्रग को तब बोलेंगे जब वो बायो इक्विवेलेंट भी हो और फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट भी हो। सो बायो इक्विवेलेंट मैंने बताया, बायो इक्विवेलेंट ड्रग कब होगा, जब वो एक रेंज में बायोअवेलेबिलिटी शो करेगा, यानी दोनों की सिमिलर बायोअवेलेबिलिटी होगी। फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट कब होगा, जब वो उसका जो डोज है, यानी दोनों ड्रग का डोज भी सेम हो, उनका जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई है वो भी सेम हो और सेम रूट से हम उनको एडमिनिस्टर कर रहे हो, तब वो फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट होगा। तो थेरेप्यूटिकली इक्विवेलेंट हम दो ड्रग तब बोलेंगे जब वो बायो इक्विवेलेंट भी हो और फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट भी हो। सो इस वीडियो में हमने बायोअवेलेबिलिटी और फैक्टर अफेक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी को स्टडी। सो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।